नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतना थापा और आज का मेरा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट एंड एवैल्यूएशन। आकलन और मूल्यांकन के तकनीक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आकलन और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड एवैल्यूएशन। इसका सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य है असिस्ट इन स्टूडेंट लर्निंग। आकलन और मूल्यांकन के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन टीचर को मिलता है उससे वह बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में जान सकता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी इससे मदद मिलती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी एक रोड मैप बना पाते हैं और वो अंडरस्टैंड खुद ही समझ पाते हैं कि उनकी लर्निंग में प्रोग्रेस किस प्रकार से हो रही है। दूसरा इसका उद्देश्य है टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस। इसके द्वारा स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, उनके कमियों के बारे में, उनके गुणों के बारे में पता चलता है। और इससे एक शिक्षक रीस्ट्रक्चर कर सकता है अपनी जो भी शिक्षण की गतिविधियां हैं उनको दोबारा से बना सकता है, रीस्ट्रक्चर कर सकता है और अपने करिकुलम को भी रीस्ट्रक्चर कर सकता है। तीसरा, इसका एक पर्पस है एक्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी। इसके द्वारा मूल्यांकन और आकलन के द्वारा शिक्षक को जो भी उसने शिक्षण संबंधी जो भी उसने स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हैं उन स्ट्रैटेजीज़ की इफ़ेक्टिवनेस का पता चलता है। जो भी कार्यनीतियाँ उसने अपनाई हैं, किस तरीके से उसने शिक्षण किया है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस का भी पता चलता है। साथ ही साथ इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम प्रोग्राम। इसके द्वारा शिक्षक को अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पता चलता है कि वो कितनी इफ़ेक्टिव रही है, और साथ ही साथ जो करिकुलम उसने बनाया है उसमें भी बदलाव लाने के लिए आकलन और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसके द्वारा इट हेल्प्स टू असेस एंड इम्प्रूव टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस। इसके द्वारा जो टीचर्स हैं वह बच्चे की लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, और साथ ही साथ टीचर्स का भी मूल्यांकन होता है। उन्होंने अपने जॉब में जो वो उनका जो कार्य है उसमें वो कितने कमिटेड हैं, कितने कमिटमेंट उन्होंने दिखाई है, उनकी एबिलिटीज़ क्या है कि वह बच्चों के अनुसार बच्चों के अनुसार उनको पढ़ा पाए। साथ ही साथ जो भी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है शिक्षण के समय पे, उसमें वह और कितने मास्टर हो रहे हैं, कितना वो पारंगत हो रहे हैं, इसके लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। और आखिरी है इसमें टू कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर्स। जो भी व्यक्ति उस बच्चे की लर्निंग के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है, जैसे कि उनके पेरेंट्स, उस बच्चे के गार्जियंस, उस बच्चे के दूसरे शिक्षकगण, उनके साथ भी बच्चे के जो लर्निंग है उसके बारे में कम्युनिकेट करना, ये भी एक उद्देश्य होता है असेसमेंट और इवैल्यूएशन का। अब अगर हम बात करते हैं कि तकनीक जो हम असेसमेंट में इस्तेमाल करते हैं वो क्यों ज़रूरी है,
आकलन, बच्चों के परफॉर्मेंसेस का जो आकलन किया जाता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसके लिए शिक्षक अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करता है। बहुत सारे तकनीक हैं, उनमें से शिक्षक को कौन से तकनीक वह उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझाने के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए इस्तेमाल करेगा, इसके लिए उसको कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहली बात है कि वह कौन सा तकनीक इस्तेमाल करे, विच टेक्निक शुड आई यूज़। एक शिक्षक कौन सी तकनीक इस्तेमाल करे जिससे कि उसको एडुक्वेट फीडबैक मिल सके। इसके अलावा दूसरा है कि हाउ विल आई अप्लाई दिस टेक्निक, मैं कैसे इस तकनीक का प्रयोग करूँगा क्लास में। इसके अलावा विल दिस टेक्निक विल प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, क्या जो भी आकलन की तकनीक मैं कक्षा में इस्तेमाल करना चाह रही हूँ उससे मैं ये इन्फॉर्मेशन पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकती हूँ कि बच्चों ने कक्षा में कितना सीखा। Does the technique focus on variables that can be changed to promote better learning? क्या जो भी तकनीक मैं अपना रही हूँ उसके द्वारा जो वेरिएबल जिसमें मैं बदलाव लाना चाहती हूँ, जिससे कि बच्चा वो चर जिसमें मैं बदलाव लाना चाहती हूँ जिसके द्वारा बच्चे में अधिगम हो सके, क्या वह तकनीक उस चर पर फोकस करता है। इसके साथ ही साथ आर द रिज़ल्ट्स ईजी टू एनालाइज, क्या जो रिज़ल्ट्स मुझे उस इवैल्यूएशन टूल को इस्तेमाल करने से मिल रहे हैं वो आसानी से एनालाइज किए जा सकेंगे। हाउ विल आई नो दिस टेक्निक इज़ यूज़फुल, कैसे मुझे पता चलेगा कि यह तकनीक यूज़फुल है और मैं अपने बच्चों का आसानी से आकलन कर सकती। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने जो कंटेंट है, अपने सब्जेक्ट है, उसको पढ़ाते वक्त ऐसे तकनीकों का प्रयोग करते हैं और चॉइस करते हैं कि कौन से तकनीक का हम इस्तेमाल करें। तो अलग अलग प्रकार के तकनीक हैं असेसमेंट के। इसमें सबसे पहले बात करें तो कंसेप्ट टेस्ट्स, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन टेक्निक होती है, इसके साथ ही साथ सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स, इसके अलावा असाइनमेंट्स, नेक्स्ट project work is also a technique, performance based techniques, seminar and report techniques, peer assessment techniques, sociometric techniques, portfolios, practical work and worksheets। इनमें से टास्क के रूप में भी दिया जाता है, इन तकनीकों का प्रयोग हम लोग टास्क के रूप में भी देते हैं। इसके अलावा अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंसेप्ट टेस्ट क्या होते हैं। कंसेप्ट टेस्ट बेसिकली शॉर्ट टेस्ट और इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं जो कि एक शिक्षक बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रश्नों के माध्यम से पूछता है। इसमें शिक्षक इवैल्यूएट करता है, मूल्यांकन करता है कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, जो भी कंसेप्ट उसको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको वो बच्चा कितना समझ रहा है। इसके लिए ये प्रश्न जो होंगे वह बच्चे के पूर्व ज्ञान पर भी आधारित हो सकते हैं, प्रीवियस नॉलेज पर भी, और साथ ही साथ जब शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ा दिया जाता है उसके बाद भी इवैल्यूएशन के तौर पर भी हम इन प्रश्नों को पूछते हैं। बेसिकली ये यह जानने के लिए किया जाता है कि बच्चा जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो भी उसको यूनिट या कंसेप्ट उसको पढ़ाई गई है वो उसको कितना समझ चुका है। और इसमें हम प्रश्नोत्तर तकनीक का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चनिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं कंसेप्ट टेस्ट में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं
ऑब्जर्वेशन टेक्निक। एक शिक्षक कक्षा में अपने बच्चों को ऑब्ज़र्व करता है, कैसे वह प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे वह अपने क्लास में जो उनकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वह किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। बेसिकली ये एक तरीके का तकनीक है जो कि कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड सिचुएशन दोनों में ही इसका प्रयोग किया जाता है, और हम बिहेवियर को इवैल्यूएट करते हैं, बिहेवियर देखते हैं किसी बच्चे का। इसमें एक फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। जो भी ऑब्ज़र्वर है वह स्वयं एक्सपीरियंस करके इस टेक्निक के द्वारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ये बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं, प्लान्ड होते हैं और पर्पसफुल एक्टिविटी है। ये उसी समय पर हमें रिकॉर्डिंग की भी सुविधा देते हैं। रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं किसी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट के माध्यम से, जिसमें कि हम आसानी से बच्चे की गतिविधियों को आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बेसिकली ये जो ऑब्ज़र्वेशन टेक्निक है वो 2 प्रकार के ऑब्ज़र्वेशन टेक्निक होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन। इसमें जो ऑब्ज़र्वर है वह एक तरीके से पार्ट बन जाता है उस ग्रुप का जिसको वह ऑब्ज़र्व कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर उसको 2 पार्ट प्ले करने होते हैं, डुअल रोल। वह वहाँ पर पार्टिसिपेंट का भी रोल कर रहा है और साथ ही साथ ऑब्ज़र्वर का भी रोल कर रहा होता है। यहाँ पर हो सकता है वह एक स्ट्रेंजर के तौर पर उन बच्चों के बीच में पहुँचे ऑब्ज़र्व करने के लिए, विजिटिंग स्ट्रेंजर के रूप में। वहाँ पर उसका कार्य क्या रहेगा कि वह लिसनर, एक अटेंटिव लिसनर की तरह, या फिर जो भी गतिविधि है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए वह ऑब्ज़र्व करे। और एथिकल रीज़न्स के लिए एक रिसर्चर को अगर वो ऑब्ज़र्वेशन कर रहा है तो उसको परमिशन लेना चाहिए ताकि वह डेटा को कलेक्ट और रिकॉर्ड कर सके। साथ ही साथ उसको ऑब्ज़र्वेशन के साथ उसको ऑब्ज़र्वेशन करते ही उसको फ़ीडबैक भी प्रोवाइड होता है। जो उसके साथ में पार्टिसिपेंट्स हैं वह उसको फ़ीडबैक्स भी देते हैं। इसमें बेसिकली इसकी एक वीकनेस यह है कि अगर जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं जिसको पता लग जाए कि उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है तो वो हो सकता है वह नेचुरल वे में बिहेव न करें। दूसरा इसमें है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन में ऑब्ज़र्वर एक तरीके से उस ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होता है। वह हो सकता है वह अपनी एक पोजीशन उस ग्रुप से दूर बना के बैठे और वह उस ग्रुप की गतिविधियों को दूर से ऑब्ज़र्व करता है। और इसमें वह एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन में ऑब्ज़र्वर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन में ऑब्ज़र्वर ग्रुप को पैसिवली एक दूरी बनाकर उस ग्रुप को अवलोकन करता है। और ये यहाँ पर ऑब्ज़र्वर द्वारा किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। साथ ही साथ वह दूर से ही उस ग्रुप के डिटेल्स को ऑब्ज़र्व करता है। अब इसके बाद आए सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स। सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स उन तकनीकों को कहा जाता है जहाँ पर रिस्पोंडेंट्स जो हैं वह अपनी इन्फॉर्मेशन स्वयं देते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन अपने आप ही दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला अगर हम लोग बात करें सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक में, इसमें सबसे प्रमुख है इंटरव्यू। इसमें डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू के साथ में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड।
ये सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है इंटरव्यू, जहाँ पर कि पहले से ही क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, पर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन और सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चन वह आगे पीछे इंटरव्यूअर अपने अनुसार कर सकता है। दूसरा इसमें होता है इंटरव्यू में, एक तो सेमी स्ट्रक्चर्ड जो मैंने बताया, दूसरा है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उनको उसी ऑर्डर में पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान। इस इंटरव्यू टेक्निक के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि बच्चे को पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं। साथ ही साथ आप उस बच्चे के बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा भी उसको एसेस कर पाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक है, उसमें आता है फोकस ग्रुप डिस्कशन। ये बेसिकली एक सिस्टमेटिकली प्लान्ड डिस्कशन होता है जो कि शिक्षक द्वारा किया जाता है। यहाँ पर शिक्षक का रोल एक मॉडरेटर की तरह होता है और वह उस ग्रुप को मॉडरेट करता है। इस ग्रुप को फोकस ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रुप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करता है और जो भी टॉपिक डिस्कशन के लिए लिया गया है उस पे फोकस किया जाता है। यहाँ पर शिक्षक एक फैसिलिटेटर के तौर पर वह ओपन एंडेड क्वेश्चंस ग्रुप को देता है और ग्रुप की गतिविधियों के साथ में उस डिस्कशन के समय पर ग्रुप जो भी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, हो सकता है उस ग्रुप की डिस्कशन बहुत वेग चली जाए, बहुत दूर चले जाए, तो वह उसको कंट्रोल भी करता है। साथ ही साथ इसके अलावा नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। इसके द्वारा स्टूडेंट्स अपने प्रोग्रेस, जो भी उनकी लर्निंग की प्रोग्रेस है, उसके बारे में वह लिखते हैं। वह उसमें अपने रिफ्लेक्शंस देते हैं, उनकी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में वह लिखते हैं इस जर्नल में। अपनी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं उनको सीखने में, उसके बारे में भी लिखा जाता है, स्टूडेंट द्वारा स्वयं किया जाता है। उनको अगर कुछ इनोवेटिव या कुछ अलग सी लर्निंग उनको, या कोई ऐसी लर्निंग है जिसमें कि उन्होंने काफ़ी कुछ मंथन किया है, सोचा है, तो उसके बारे में भी वह उस जर्नल में लिखते हैं। एक तरीके से जर्नल राइटिंग एक नॉन थ्रेटनिंग वे है, मतलब डरा हुआ नहीं रहता है बच्चा। अपने जो भी व्यूज़ हैं, उसकी थिंकिंग जो है, उसकी फीलिंग जो है, उसको वह इस रिफ्लेक्टिव जर्नल में व्यक्त करता है। और एक तरीके से एक स्टूडेंट इसमें अपनी राइटिंग स्किल्स के द्वारा एक फ्री एनवायरनमेंट में क्रिटिकली सोच पाता है, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप हो पाती है। नेक्स्ट इसमें सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक में क्वेश्चनेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली क्वेश्चनेयर के द्वारा, क्वेश्चनेयर एक टूल है जिसके द्वारा हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और ये एक तकनीक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप विद्यार्थियों से उनके व्यूज़ को कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चनेयर के माध्यम से बच्चे अपने थॉट्स के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपनी बिलीव्स के बारे में, अपने वैल्यूज़ के बारे में, उन्होंने जो परसीव किया है या उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसमें जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड दोनों प्रकार के ही प्रश्न बनाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें आया वह है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट बेसिकली एक तरीके से टास्क्स होते हैं जो कि बच्चों को दिए जाते हैं और एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह उनको विद्यालय के समय पर या घर जाकर उसको कर सकें। और ये जो टास्क्स होते हैं ये बेसिकली ये जानने के लिए दिए जाते हैं कि बच्चा कितना समझ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो रही है। असाइनमेंट्स देने के लिए एक टीचर को सबसे पहले ये भी ध्यान रखना होगा कि वह असाइनमेंट्स उस बच्चे के एज के अनुरूप
दिया जाए। जैसे कक्षा 1 या 2 के बच्चे हैं तो उनको अगर हम लोग रिटन में असाइनमेंट्स देंगे तो वह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए उनको हैंड ऑन एक्टिविटीज़ देनी चाहिए ज़्यादातर। और सीनियर क्लासेस के लिए आप पेपर पेंसिल असाइनमेंट्स वगैरह जो होते हैं जिसमें बच्चे लिख के देते हैं, वैसे असाइनमेंट्स देने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एज। असाइनमेंट्स इस प्रकार के होने चाहिए जिससे कि बच्चा मोटिवेट हो सके, और असाइनमेंट्स के द्वारा, इस तकनीक के द्वारा आप बच्चों के पर्सपेक्टिव, उनका इंटरेस्ट, उनकी लर्निंग की लेवल्स, उनकी प्रोग्रेस, लर्निंग में जो प्रोग्रेस है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, इनका भी आप असेसमेंट कर पाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क बेसिकली इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों की जो थिंकिंग होती है वह क्लासरूम के लिमिट्स के बियॉन्ड जाती है, और कहीं ना कहीं हम उनकी उन स्किल्स को, उनके बिहेवियर को, उनकी इंक्विजिटिवनेस, जो उनके मन में जो भी जिज्ञासा है उसको पूर्ण करने के लिए, उनकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। इसमें ये एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाना चाहिए जहाँ पर कि बच्चा प्रोजेक्ट के माध्यम से स्वयं क्वेश्चन कर सके, स्वयं एनालाइज कर सके, इवैल्यूएट कर सके, और कहीं ना कहीं हम उसकी हायर ऑर्डर जो थिंकिंग है उन कैपेबिलिटीज़ को हम डेवलप कर पाते हैं। जो एक लर्निंग जो डेवलप होती है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वर्क, जो प्रोजेक्ट वर्क बच्चा करता है उस प्रोसेस के, उस प्रक्रिया के दौरान जो लर्निंग डेवलप होती है, उसमें कहीं ना कहीं बच्चे में वो स्किल्स भी डेवलप होते हैं, जैसे स्किल्स ऑफ कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन। और यहाँ पर शिक्षक का रोल बेसिकली इस तकनीक में यह रहता है कि वह उस बच्चे की जो प्रोजेक्ट है, उस प्रक्रिया, जब वो प्रोजेक्ट बना रहा है उस प्रक्रिया के दौरान उसके कार्य को बार बार उसको अवलोकन करते रहे, और यह भी देखे कि बच्चे की क्वालिटी ऑफ वर्क जो है या जो अंडरस्टैंडिंग है वह उसकी निरंतर बढ़ती रहे इस प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट इसमें जो बात हम लोग करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड, ये भी एक तरीके से टास्क्स होते हैं। बेसिकली स्कूल्स में अलग अलग प्रकार के क्लब एक्टिविटीज़ बनाए जाते हैं, जैसे कि क्विज कॉम्पिटिशन्स आप बोल सकते हैं इन एक्टिविटीज़ में, या डिबेट्स या सेमिनार्स, एलोक्यूशन कंपटीशन, टूर्स, फील्ड ट्रिप्स, गार्डनिंग, अवेयरनेस कैंपेन्स। इसके इन एक्टिविटीज़ के थ्रू एक बच्चे की आप असेसमेंट कर सकते हैं कि उसमें टीम स्पिरिट की भावना कैसी है, जनरल अवेयरनेस कैसा है, बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन किस प्रकार से है, बच्चा स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाता है, ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाता है या नहीं, बच्चा स्वयं इनिशिएट कर पाता है या नहीं, किसी कार्य को पहले करने के लिए वह उत्सुक होता है या नहीं, वह अपनी जिम्मेदारी समझता है या नहीं, अकाउंटेबिलिटी है या नहीं, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से, डिग्निटी ऑफ लेबर, कार्य के प्रति उसका निष्ठा, उसका सम्मान बढ़ता है, सेंस ऑफ एंगेजमेंट, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं विद्यालय के प्रति उसका अटैचमेंट भी डेवलप होता है। यहाँ पर बच्चे एक साथ मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए साथ में मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों से बच्चों को जो स्ट्रेस होता है उन स्ट्रेस से भी वो रिलीफ पाते हैं, साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी गेन होता है, और वह किस प्रकार से प्लानिंग की जानी चाहिए, किस प्रकार से किसी कार्य को ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए, इसको भी वह समझते और करना सीखते हैं। नेक्स्ट
अगर हम लोग बात करें तो इसमें है सेमिनार और रिपोर्ट। सेमिनार भी एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी गतिविधि है जिसमें कि बच्चे की सोशल स्किल्स को हम बढ़ा सकते हैं। बेसिकली ये सेमिनार इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप में भी किया जाता है। यहाँ पर जो टीचर का रोल ये रहता है कि वह बच्चों को उस सेमिनार का उद्देश्य, उस ग्रुप का जो गोल है वो पहले से बता पाए, और बच्चे कोलैबोरेटली भी इस उद्देश्य को डिसाइड करते हैं। यहाँ पर असेसमेंट या आकलन किया जाता है वो 3 फ्रेजेस में किया जाता है सेमिनार के दौरान। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो वो है प्री सेमिनार फ्रेज़। प्री सेमिनार फ्रेज़ में बच्चे एक टॉपिक को ड्राफ्ट करते हैं कि कौन से टॉपिक को सेमिनार के लिए हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए वो ये भी सोचते हैं प्री सेमिनार फ्रेज़ में कि कैसे उस टॉपिक को प्रेजेंट करना है। सेकंड, इसमें सेमिनार फ्रेज़, यहाँ पर बच्चे उस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं। और तीसरा पोस्ट सेमिनार फ्रेज़, इसमें यहाँ पर वह अपने आइडियाज़ को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ वह एक सेमिनार की रिपोर्ट भी प्रिपेयर करते हैं। इसके दौरान एक बच्चा जब सेल्फ असेसमेंट करता है, किस प्रकार से सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, वो तीनों स्टेजेस में सेल्फ असेसमेंट करता है, अपने आप का आकलन करता है कि क्या वह टॉपिक एप्रोप्रिएट है या नहीं, किस प्रकार से उसने प्रेजेंट करना है। साथ ही साथ जब वो उसको प्रेजेंट करता है उसके बाद उसको फीडबैक दिया जाता है। जो भी उस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, वो हो सकता है अदर पार्टिसिपेंट्स हों, उसके टीचर्स हों, वह भी उन फीडबैक्स को एग्ज़ामिन करता है, और उन फीडबैक्स के आधार पर वह अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए इम्प्रूवमेंट करता है। और किस प्रकार से वो पेपर लिख रहा है, रिपोर्ट को किस प्रकार से लिख रहा है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पीयर असेसमेंट। बेसिकली इसमें विद्यार्थियों द्वारा ही अपने ग्रुप के विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है। ज़्यादातर बीएड के ट्रेनिंग के दौरान हम लोग पीयर असेसमेंट का प्रयोग माइक्रो टीचिंग के लिए भी करते हैं, जिसमें कि एक छोटे समूह में बच्चे द्वारा जो भी स्किल को डिपिक्ट किया जाता है उसको वही समूह के मेंबर्स जो होते हैं, जो उसके छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएँ जो हैं, वह उसका असेसमेंट करते हैं कि किस प्रकार से उसने उस स्किल को डिपिक्ट किया है। कहीं ना कहीं ये इंटरपर्सनल स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ पर बच्चों में इम्पार्शियल एटीट्यूड डेवलप होता है। मतलब कोई पर्शैलिटी नहीं, जो उसने देखा है वो उस चीज़ को व्यक्त कर रहा है बिना किसी पर्शैलिटी के। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि जब हम असेसमेंट करते हैं किसी का, तो कहीं ना कहीं हम उसको ध्यान से सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होती है हमारी लिसनिंग की, स्किल की। इसके अलावा एक टीम स्पिरिट की भावना का भी इनकलकेशन होता है। साथ ही साथ लीडरशिप की क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट का भी जो स्किल है वो डेवलप होता है। बच्चे खुद ही स्वयं इंटरनलाइज करते हैं कि किस प्रकार से उनके पीयर ने, उनका जो सहपाठी है, उसके द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, और उसका वह स्वयं ही इवैल्यूएशन भी करते हैं। इसके अलावा अन्य तकनीक में सोशोमेट्रिक टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि कक्षा में जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में एक पिक्चर टीचर को
मिल सके। बेसिकली हम इसके द्वारा एक पैटर्न देख पाते हैं दोस्ती का, फ्रेंडशिप का, कैसे रिलेशनशिप एक बच्चे के दूसरे बच्चे के साथ में है। साथ ही साथ ग्रुप का बिहेवियर किस प्रकार से है एक बच्चे के प्रति, क्या वो बच्चे को एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है या रिजेक्शन दिया जा रहा है, उस बच्चे का स्टेटस क्या है उस ग्रुप में, इसके बारे में भी पता चलता है। इसके माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से एक शिक्षक अवेयर हो जाता है कि उसकी क्लास में किस प्रकार की फ्रेंडशिप्स हैं और वो फ्रेंडशिप्स का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों की एकेडमिक मोटिवेशन में, उनकी अचीवमेंट में। क्योंकि जिस प्रकार का वो समूह रहेगा, मान लीजिए कोई ऐसा समूह है, वो बच्चे की एक्सेप्टेंस ऐसे समूह में है जो हाईली मोटिवेटेड ग्रुप है, तो नेचुरल सी बात है वो बच्चे का एकेडमिक मोटिवेशन उतना ही ऊपर रहेगा। साथ ही साथ अगर बच्चे को रिजेक्शंस मिल रहे हैं तो उन रिजेक्शंस के माध्यम से भी हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे को जो भी एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं या सोशो इमोशनल एडजस्टमेंट्स उस बच्चे को हो रही हैं, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हो रही हैं एडजस्टमेंट में, वो भी सोशोमेट्रिक टेक्निक्स के द्वारा शिक्षक ज्ञात कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है पोर्टफोलियोज़। पोर्टफोलियो एक तरीके का सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है बच्चों के कार्य का। जो भी एक बच्चे ने एक स्पेसिफिक पीरियड में जो भी कार्य किए हैं उसका एक कलेक्शन किया जाता है। एक तरीके से हम इसको कहें तो इट्स एन एक्सीलेंट व्हीकल जिसके द्वारा हम बच्चे की राइटिंग्स के द्वारा या उसका जो भी एक्टिविटी है उसकी इंफॉर्मेशन के द्वारा हम उस बच्चे की जो भी लर्निंग चेंजेस आई हैं या बिहेवियरल चेंजेस जो आई हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली हम इन पोर्टफोलियोज़ में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, बच्चे की गतिविधियों से संबंधित, जैसे उसके कंप्लीटेड असाइनमेंट्स क्या हैं, उसके रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की राइटिंग्स क्या हैं, कुछ फ़ोटोज़, स्केचेस या अदर विजुअल्स जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं उस बच्चे की पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़ या अचीवमेंट्स इन एक्टिविटीज़, तो इसको हम पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं। बेसिकली ये डेमोन्स्ट्रेट करता है पोर्टफोलियो कि किस प्रकार की ग्रोथ हुई है और जो प्रक्रिया है उसकी ग्रोथ की प्रक्रिया उसको भी वो डेमोन्स्ट्रेट करता है। साथ ही साथ ये एक तरीके से एविडेंस है कि जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थी शिक्षण प्रक्रिया की, उसमें उस बच्चे ने कितना अचीव किया है। साथ ही साथ हम कह भी सकते हैं ये एक तरीके से पर्सनल एल्बम की तरह होता है जिसमें कि बच्चे ने किस प्रकार के अलग अलग टास्क किए हैं, क्या उसके अचीवमेंट्स रहे हैं, उसका एक कलेक्शन होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वर्क। ये भी एक तरीके का टास्क होता है और कहीं ना कहीं हम ये भी कहते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस होती हैं, जो भी गतिविधियां हम लोग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करते हैं, उसमें बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देना, हैंड ऑन एक्सपीरियंस देना या रियल एक्सपीरियंस देना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेसिकली हम प्रैक्टिकल वर्क्स का यूज़ साइंस, इंजीनियरिंग, हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट्स में करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे में टीम वर्किंग स्किल्स सीखता है, सेफ़ वर्किंग प्रैक्टिसेस, किस प्रकार से सावधानी से कार्य करना है वो सीखता है, सेल्फ डिपेंडेंस होता है। इसमें बच्चे रियल ऑब्जेक्ट्स को अपने अनुसार मैनिपुलेट, ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। ये मटेरियल्स उनको लैब्स में मिल सकते हैं जिसमें कि लेबोरेटरी का इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिकल वर्क के लिए। लैब्स के साथ साथ, लेबोरेटरी के साथ साथ आप फील्ड वर्क में भी प्रैक्टिकल वर्क करवा सकते हैं। इसमें बच्चे को फुल रियल लर्निंग एक्सपीरियंसेस दी जाती हैं जो कि एवर लास्टिंग होती है। इसके अलावा
लास्ट में अगर हम लोग एक और बात करें जो है वर्कशीट्स, ये भी एक प्रकार का एक टास्क है। एक तकनीक के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लासरूम सेटिंग में ज़्यादातर अगर हम बात करें तो वर्कशीट्स बेसिकली आपके वो क्वेश्चंस या एक्सरसाइजेज जो होते हैं जो कि बच्चों को दिए जाते हैं कि वह किसी यूनिट के एंड पर या किसी लेसन के एंड पर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के एंड पर जो भी आपको कार्य दिए जाते हैं उसको आप वर्कशीट्स का नाम देते हैं। और इन वर्कशीट्स में बेसिकली इन पेपर्स में आपको एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं बच्चों को, जिसमें कि बच्चे अपने आंसर्स रिकॉर्ड करते हैं। ये बेसिकली सब्जेक्ट रिलेटेड ही होते हैं। और ये वर्कशीट्स बेसिकली दे आर मेड ऑफ प्रोग्रेसिव सेट ऑफ क्वेश्चंस, और कहीं ना कहीं इसके द्वारा हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चे ने कितना सीखा है। So students, this much for now. Thank you for watching.